मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे और इन 3 महीनों में ही इस घर में जो कुछ होता था मैं सब कुछ देख चुकी थी। और जो कुछ इस घर में मैंने देखा था मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी नाजुक सी लड़की और कहाँ ब्याह कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी, गांव का खुला हुआ माहौल होगा और मैं यहाँ खुश रहूंगी। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों का रहन सहन और तरीका बड़ा ही अजीब था। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरा देवर, मैं बता नहीं सकती उसके बारे में। उसे देखकर ही मेरा पूरा शरीर कांप जाया करता था। पूरे खानदान में उसके जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। मेरी देवरानी तो अपने पति की दीवानी थी। उसका बस न चलता कि वो मेरे देवर को अपने कमरे से बाहर कदम भी न रखने दे। बांस जैसा लंबा कद और पहलवानों जैसा भरा हुआ शरीर। पहले तो जब मैंने अपने देवर को देखा था तो मुझे तो ऐसा ही लगा था कि मेरा देवर पहलवानी करता होगा, लेकिन मेरे पति अंकित ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तरुण खेतीबाड़ी करता है। खेतीबाड़ी करने में ही उसे मजा आता है, किसी दूसरे काम में उसे मजा ही नहीं आता। वैसे तो मेरा देवर तरुण मेरे पति अंकित से छोटा था, लेकिन उसकी शादी अंकित से पहले हो गई थी, क्योंकि अंकित पढ़ाई में बिजी था और जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता उसने शादी नहीं करनी थी। इसलिए मेरे सास ससुर ने पहले तरुण की शादी कर दी थी। शादी के 3 महीने तो बड़े ही आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था मेरा देवर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता जा रहा था। मैं तो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने देवर के सामने जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी नजरें ही कुछ ऐसी होती थीं कि मैं गड़बड़ा जाती थी और इसीलिए मैं उसके सामने बहुत कम जाती थी। मेरे देवर की अजीबोगरीब हरकतें थीं। वो पूरे घर में बिना शर्ट के दंदनाता फिरता था और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और ना ही यहाँ के तौर तरीके मुझे अच्छे लगते थे। मैं शुरू से ही शहर में रही थी। एक दिन रूटीन का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर तरुण ही मौजूद थे। अंकित थोड़ी ही देर आने वाला था और मेरी देवरानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी। मेरे सास ससुर तो तरुण की शादी के कुछ समय पहले ही आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे। फिलहाल इस घर में सिर्फ मैं और तरुण ही थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी कि अचानक ही तरुण किचन में आ गया और मुझे गहरी निगाहों से देखने लगा। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन तरुण घर में ही मौजूद था और मुझे इस बात का एहसास नहीं था। और बस इसीलिए लापरवाही से गर्मी होने की वजह से दुपट्टा अपने बदन से हटाकर वहीं कुर्सी पर रख दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ था। मैंने अचानक ही पलटकर देखा तो सामने तरुण खड़ा था। मैं एकदम से गड़बड़ा गई थी। वो अभी बिना शर्ट के मेरे पीछे खड़ा था। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन पर गिर गई थी। उसकी आवाज़ से मेरे देवर की भी फौरन होश की दुनिया में लौटा था और फिर एकदम वहाँ से चला गया। मुझे उसका यूं चौंकना मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उसको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब उसका ये अंदाज मुझे और भी ज़्यादा डराने लगा था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और अपने आसपास लपेट लिया था और खामोशी से काम करने लगी। दिन गुजर रहे थे। रात को अंकित भी घर आ गए थे और मेरी देवरानी भी घर आ चुकी थी। मैंने अंकित के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अचानक ही हड़बड़ाकर उठी और अंकित की तरफ देखा तो वो तो गहरी नींद सो रहा था। मुझे अपना वहम महसूस हुआ था और मैं वापस करवट बदलकर सो गई, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नज़रों के घेरे में हूँ। मैं एकदम उठकर बैठ गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। चारों तरफ नज़र घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की तरफ गई थी और जो मंजर मैंने देखा मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था। बाहर अंधेरा था। मैं साफ तो नहीं देख सकती थी, लेकिन जाहिर सी बात है जो कोई भी था हमारे घर का ही इंसान था, क्योंकि रात के समय बाहर से कोई आ नहीं सकता था और मुझे पूरा विश्वास था कि खिड़की पर मेरे देवर के अलावा और कौन हो सकता था। जैसे ही मेरी नज़र उसकी नज़रों से मिली थी तो वो साया फौरन से खिड़की से हटकर घर के अंदर की तरफ चला गया था। मुझे ये सब कुछ बहुत हैरान कर गया था। शादी के 3-4 महीने तो आराम से गुजर गए थे। इससे पहले मैं तरुण की ऐसी वैसी कोई हरकत महसूस नहीं की थी, लेकिन अब तो रात के समय मेरी खिड़की पर आकर वो मेरे कमरे में ताका झांकी भी करने लगा था।
आखिर इस सब के पीछे क्या मकसद था, मैं समझ नहीं पा रही थी। अगर मेरा देवर गैर शादीशुदा होता तो मैं उसकी नीयत पर शक कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगता हो सकता है मेरे देवर को जवानी तंग करती हो और वो मुझ पर गलत निगाह रखने लगा हो। लेकिन अब जब उसकी पत्नी उसके पास मौजूद थी तो फिर वो मेरे ऊपर गलत निगाह क्यों रख रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके पीछे इसका क्या मकसद था। आज की हरकत ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं इस बारे में अंकित को बताना चाहती थी कि आपका भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन मुझे अंकित के गुस्से से भी डर लगता था। अंकित गुस्से का बहुत तेज था। पता नहीं वो मेरी बात का विश्वास करता या नहीं, क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। और फिर मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था कि खिड़की पर तरुण ही खड़ा था या फिर कोई और था। इसलिए मैं भी चुप हो गई और अंकित को कुछ भी नहीं बताया। मेरे दिमाग में यही बात आई कि कहीं अंकित को बुरा न लग जाए। और मेरी माँ ने भी तो मुझे समझा दिया था कि ससुराल में सबसे बनाकर रखना, खास तौर पर अपने पति के दिल में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखना। किसी से बेकार की बहस मत करना। पहले ही तुम्हारे ससुराल के खानदान वाले कह रहे हैं कि लड़की शहर की है, पता नहीं वो घर बसा पाएगी या नहीं। मेरी माँ की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, इसलिए मैं भी खामोश हो गई। और ये सच भी था, मैं शहर की थी। गांव में एडजस्ट होने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन अंकित से शादी करना मेरी मजबूरी थी। अंकित शहर में रहकर पढ़ाई करता था और जिस कॉलेज में वो पढ़ाई करता था मेरे पापा उस कॉलेज के प्रोफेसर थे। अंकित मेरे पापा को बहुत पसंद आ गया और अंकित का रिश्ता पापा ने मेरे लिए तय कर दिया। वैसे तो देखने में अंकित में कोई भी बुराई नहीं थी, पढ़ा लिखा था, देखने का भी खूबसूरत स्मार्ट लड़का था। गांव में अच्छी खासी जमीनें भी थीं, लेकिन फिर वही बात कि गांव और शहर में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं गांव में नहीं रह सकती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरी एक न सुनी। कहने लगे सास ससुर का कोई झंझट नहीं होगा, वरना तुम जैसी तुनक मिजाज लड़की कहाँ सास नंदों और ससुर के झंझट में अपना निभा कर पाएगी। तुम्हारे लिए तो छोटा परिवार ही ठीक रहेगा। अंकित अकेला है, बस उसका एक भाई है और भाई भी शादीशुदा है, तो तुम अंकित के साथ खुश रहोगी। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि मुझे सिर्फ अंकित से मतलब होना चाहिए था, और अंकित वैसे भी मुझे दिलो जान से मोहब्बत करता है। मैंने उठकर खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद किए और दोबारा से सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब लोग ही जागे हुए थे। मेरी देवरानी का एक बेटा था जो कि सिर्फ 5 साल का था। मेरी देवरानी उसे जल्दी जल्दी स्कूल भेजने की चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई, अपने और अंकित के लिए नाश्ता बनाने लगी। मेरी देवरानी बहुत ही अच्छी मिलनसार औरत थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम ही ख्याल आया क्यों ना रात वाले हादसे के बारे में अपनी देवरानी को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो मेरे देवर से बहुत मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों के रिश्ते में खराबी आ सकती थी और घर का माहौल भी खराब हो सकता था, और मैं घर का माहौल खराब करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं खामोश ही रही और अपने काम में बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद अंकित और तरुण दोनों ही जाग चुके थे। हम दोनों ने मिलकर टेबल पर नाश्ता लगाया और फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। तरुण और अंकित आमने सामने टेबल पर बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी, और मेरी देवरानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। डाइनिंग टेबल चौकोर था। अचानक ही बात करते करते मेरे देवर ने मेरे कमर पर हाथ रख दिया। देवर का मेरे कमर पर हाथ रखना था कि मुझे करंट सा लगा था। मैंने फौरन से दूर हुई थी और अपनी कुर्सी अंकित की तरफ खींचकर बैठ गई। अंकित ने भी ये बात नोट की थी, लेकिन मुझे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया। मेरी नज़र अचानक ही मेरी देवरानी की तरफ उठी थी। मेरी देवरानी भी ये मंजर देख चुकी थी। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर तक हम खामोशी से नाश्ता करते रहे और फिर वो दोनों उठकर बाहर चले गए थे। मुझे अब अपना आप बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि इन नज़रों का क्या मतलब है। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा देवर मुझ पर गंदी निगाह रखता है। समय गुजरता जा रहा था और मेरे देवर की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थीं। ये सब कुछ मुझे परेशान कर रहा था। मैं बस अपने पति और अपनी देवरानी से इसीलिए इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं उन दोनों से कुछ कहूँगी तो वो समझेंगे मैं झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रही हूँ, और वैसे भी ये गांव के लोग थे, मेरी बात का उल्टा मतलब ले जाते, और मैं घर का माहौल ख़राब करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रही। अंकित गांव से थोड़ी ही दूर पर शहर था, वहीं ऑफिस में जॉब करता था। एक रात अचानक ही अंकित का फ़ोन मेरे पास आया। कहने लगा, नीलम, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं सहम गई थी।
मैंने कहा, अंकित प्लीज घर वापस आ जाएं, किसी भी तरह छुट्टी ले लें और घर वापस आ जाएं। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और न जाने क्यों मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। अपना आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था, जबकि मेरी देवरानी भी घर में ही मौजूद थी। ये सुनकर अंकित मुझे समझाने लगा, इतना क्यों डर रही हो, घर पर सब लोग मौजूद हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खाना वगैरह खाकर आराम से सो जाना, मेरे लिए आना मुश्किल है। अंकित ने साफ शब्दों में मुझे बोल दिया था कि आज वो किसी भी तौर घर नहीं आ सकता। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। खाने पर जब ये बात चली तो मैंने अपनी देवरानी को बता दिया कि आज अंकित घर नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर मेरे देवर के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी और मेरी आंखों से ये चमक छुप नहीं पाई थी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं थी और खामोशी से खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। ये शादी के बाद पहली रात थी जब मैं अपने पति के बगैर गुजार रही थी और आज मुझे अपना आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। खैर, मैंने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए थे। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे देवर की निगाहें मुझ पर बदली थीं, तब से मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। यही सब सोचते सोचते रात के न जाने किस समय मेरी आंख लगी थी, लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई लेटा हुआ हो। मैं समझी शायद अंकित वापस आ चुके हैं। मैंने जल्दी से बाहों के घेरे में लेकर अंकित के सीने पर सर रख दिया था, लेकिन आज मुझे अंकित के सीने पर सर रखते हुए अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि ये सीना अंकित का नहीं है। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही सामने लेटे हुए आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे और मैंने फौरन ही एक झटके से उससे दूर हुई थी, क्योंकि वो आदमी मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर तरुण था। उसके चेहरे पर अजीब से एहसास थे जिन्हें देखकर मैं एकदम से डर गई थी। उसके हाथों में एक खूबसूरत सी नाइटी थी। ये सब कुछ देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई थी। मैंने रात को खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे, लेकिन पता नहीं तरुण मेरे कमरे में कैसे आ गया था। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। कहने लगा, भाभी आप इतना ज्यादा क्यों डर रही हैं? आप शायद सोते हुए डर गई थीं। आपकी चीख सुनकर ही मैं आपके कमरे में आया था। मेरे पास इस गेट की चाबी थी। मैंने दरवाजे को बाहर से खोला और अंदर आ गया। शायद आप सोते हुए डर गई थीं और चीख रही थीं, लेकिन मुझे उसके ये सब बहाने लग रहे थे। लेकिन एक बात सच्चाई थी कि जरूर उसके पास इस गेट की डुप्लीकेट चाबी थी, जिससे दरवाजे को खोलकर वो मेरे कमरे में आ गया था। मैंने गुस्से से कहा कि अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। अगर मैं डर गई थी, मेरी चीख की आवाज़ तुम्हें आई थी, तो तुम अनीता को मेरे कमरे में भेज देते। तुम्हें मेरे कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अब तरुण मेरे करीब होने लगा था। कहने लगा, भाभी तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा देवर हूँ और देवर भी तो पति के जैसा ही होता है। क्या तुमने देवर भाभी के किस्से नहीं सुने? मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मेरे करीब आ जाओ। उसकी ये बातें मुझे और भी डरा रही थीं। उसका अंदाज बहुत अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में आवाज़ ही ना हो। मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी और वो टकटकी बांधे अपने देवर को मैं देखे जा रही थी। तरुण कहने लगा, भाभी आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अंकित भैया घर पर नहीं हैं, क्यों ना इस रात को हम यादगार बना लें। मैंने अनीता को नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो चुकी है। हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो अनीता का सहारा था कि मेरे चीखने और शोर मचाने पर अनीता मेरी मदद के लिए आ जाएगी, उसकी नींद का सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। मेरे देवर ने तो उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया था और ये सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। तरुण कहने लगा, भाभी मैं आपके लिए शहर से ये नाइटी लेकर आया था, जाओ पहनकर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। अरे भाभी आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? शहर की लड़कियां तो बड़ी बोल्ड होती हैं और वो तो खुशी खुशी ऐसे कपड़े पहन लेती हैं। तुम्हारा ये खूबसूरत बदन देखने के लिए मैं बेताब हूँ। ये लाल रंग की नाइटी लाया हूँ क्योंकि तुम्हारे गोरे सफ़ेद बदन पर ये लाल रंग बहुत जचेगा। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर पूरी तरह कांपने शुरू हो गए थे। उसकी गंदी नज़रें मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे मेरे हाथ को सहला भी रहा था, मैंने फौरन अपने हाथ को उसके हाथों से छुड़ाया था और उसे दूर धक्का दिया था और बेड से उतरकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा चीखना चिल्लाना भी बेकार था क्योंकि मेरी चीख पुकार सुनने वाला इस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि अनीता भी नींद की गोलियों के असर में सो चुकी थी।
वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी और यही सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो चुके थे। मैं वहां से भागने लगी तो अचानक ही मेरे देवर ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया और अचानक ही उसने मेरा कुर्ता फाड़ कर मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद से हुई थी। मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं गांव में शादी ही नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत समझाया कि मैं शहर में रही हूँ और मैं शहर के लड़के से ही शादी करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक ना सुनी और मेरे मना करने के बावजूद अंकित से मेरी शादी धूमधाम से कर दी। पहले पहले तो मैं भी बहुत शोर शराबा मचाई थी कि मैं अंकित से शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी देवरानी अनीता को देखा था। बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका व्यवहार बहुत ही मिलनसार था और अगले दिन मैंने सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर ये देखी कि वहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा था। लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए थे क्योंकि गांव में छोटी से छोटी बात पर भी बड़ा बड़ा बवाल मचा दिया जाता था। औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी। मेरी देवरानी अपने पति से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने ये भी देखा था कि मेरी देवरानी अपने पति से मोहब्बत भी बहुत करती थी और ये सब बातें मुझे अच्छी लगी थीं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ मुझे परेशान भी करती कि शादी के 2 दिन हो चुके थे और मैंने अभी तक अपने देवर को नहीं देखा था और मेरा सामना उससे अचानक ही हुआ था और उसको देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। वो आदमी देखने में बहुत ही मजबूत शरीर का मालिक था। हालांकि अंकित से छोटा था, लेकिन देखने में अंकित से बड़ा लगता था और मैंने भगवान का धन्यवाद किया था कि अंकित ऐसे भारी डील डॉल का मालिक नहीं था। मैंने एक बात और नोट की थी, मेरा देवर मुझे देखकर एक पल के लिए चौंक सा गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने देवर से कतराती रहती थी। वो दिन भर बिना कमीज के धोती में ही पूरे बरामदे में घूमता रहता था और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। मैं अपने घर में अपने बाप और भाई को कभी भी बिना शर्ट के घूमते नहीं देखा था, इसलिए मुझे अपने देवर को ऐसे नंगा घूमते देखकर बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मेरे देवर ने मेरे शरीर की खूबसूरत बनावट को देख लिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने मेरे शरीर के अंग बहुत ही तराश खराश कर बनाए थे और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं किचन में बिना किसी दुपट्टे के काम कर रही थी और उस दिन जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वो भी मेरे शरीर पर बिल्कुल फिट थे। मेरे शरीर का एक एक अंग झलक रहा था, लेकिन मैं अपने देवर के सामने अपने इर्द गिर्द दुपट्टे को अच्छे से लपेट कर रहती थी। लेकिन उस दिन बिना दुपट्टे के किचन में खड़ी हुई थी, पसीने से भीगी हुई थी, इसलिए कुर्ता मेरे शरीर से चिपक गया था और मेरे देवर ने मेरे शरीर की खूबसूरती देख ली थी और उसके बाद से ही उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित हुई थी। और उस दिन के बाद से मेरे देवर के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे। वो मुझे बहाने बहाने से छूने लगा था। उसकी गंदी निगाहें मेरे शरीर के आर पार होती थीं। पहले जो मैं अपने आप को दुपट्टे से छुपा कर रखती थी, अब मैंने सूट पहनना बंद कर दिया और साड़ी पहनना शुरू कर दिया। मैं बड़ी सी साड़ी में खुद को लपेट कर रखती थी और अपने किसी भी अंग को अपने देवर को दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे घूरता रहता जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक दिन जब अंकित काम से वापस नहीं आए तो वो उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा। मैं भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही तरुण ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज उतारने लगा। ये सब कुछ मेरे लिए जानलेवा था। मैं मरना पसंद करती, लेकिन मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि वो इंसान मेरे शरीर को हाथ लगाए, लेकिन मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पाई थी। वो इतना मजबूत हट्टा कट्टा मर्द था, मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पाई थी। देखते ही देखते वो मुझ पर हावी हो चुका था और मेरी इज्जत को रौंदने लगा। मैं तकलीफ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी विनती कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन वो इंसान दरिंदा था, मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। मैंने चीख चीख कर अपनी देवरानी को आवाज़ दी, मगर मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची थी। वो तो नींद की गोलियों के असर में सो रही थी। मेरा पूरा शरीर उसके भारी भरकम शरीर के नीचे दबकर रह गया था। उसने पूरी रात मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इंसान मेरे ऊपर काबू कर चुका था। सुबह 4 बजे के समय वो आदमी मुझसे दूर हुआ था और कमरे से चला गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। बुखार ने मुझे अपनी लपेटे में ले लिया था। अचानक ही मेरी नज़र मेरे बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई थी। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था
उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं तो चिल्ला भी नहीं सकती थी। दर्द के मारे मेरा पूरा बदन टूट रहा था, लेकिन मैं इस तरह दबकर रहने वाली लड़की नहीं थी। मैं एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि जैसे ही अंकित घर आएंगे मैं उसे उसके भाई की करतूत जरूर बताऊंगी कि उसने पूरी रात मेरे साथ क्या जुल्म किया है। मैं तरुण को सजा जरूर दिलवाऊंगी। मैं ये सब सोच रही थी कि तभी अंकित दरवाजा खोलते हुए अंदर आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे विश्वास ना हो। वो मुझे और कभी बेड को आंखें फाड़े देख रहा था। पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? बिना कपड़ों के क्यों बैठी हो? और ये क्या हालत है कमरे की? शायद उसको भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो गलत हुआ है। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखा था और भीगी आवाज में कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया है मेरे साथ, जिसको तुम अपना छोटा भाई मानते थे, जिसमें तुम्हारी जान बसती थी। उसने तुम्हारी पत्नी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और उस घटिया आदमी का मुंह तोड़ दूं जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन अगले ही पल मैं हैरान हो गई थी जब अंकित ये बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। और ये मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मैं हैरान होते हुए कहने लगी, आप मेरी बात को सुनने के बाद हंस रहे हैं? आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो अचानक ही हंसते हंसते मेरे बराबर बैठ गया। कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तरुण ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति का ये अंदाज बहुत नॉर्मल था। ऐसा लगा जैसे ये उसकी ही मिली भगत हो। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी यहाँ से उठकर भाग जाऊं। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। अंकित का चेहरा देखकर मैं चीखी, यानी ये सब कुछ आपका किया धरा है? तो वो अचानक ही बेड पर गिरा और जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। बोला, हाँ ये मेरा ही क्या धरा है। अच्छा है तुम्हें इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई, और ये आज नहीं अब तुम्हारे साथ रोज हुआ करेगा, क्योंकि हम दोनों भाई तो हमेशा से एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते आ रहे हैं और अब पत्नियों को भी शेयर करेंगे। मैं भी तो अनीता के साथ ये सब कुछ करता हूँ, तो अब तरुण भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा। ये सुनना था कि मेरे शरीर में गुस्से की एक ज्वाला भड़क उठी थी। अचानक ही मेरा हाथ उठा और अंकित के गाल पर गहरी छाप छोड़ गया था। वो मुझे हैरान आंखों से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे थप्पड़ मार दूंगी, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा था मैं अंकित का सर फाड़ दूं, उसकी जान ले लूं। मैं गुस्से से फुनकारती हुई बोली, क्या आपने मुझे लावारिस समझा है कि मैं आपके भाई के साथ रातें गुजारूंगी? आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। ये बोलकर मैं फौरन वॉशरूम जाने लगी। इससे पहले वॉशरूम जाती अंकित मुझे पकड़ चुका था। पूरी रात तरुण ने मेरे साथ जुल्म किया था और अब सुबह मैं कुछ मुश्किल से संभल पाई थी कि अंकित मेरे ऊपर सवार हो चुका था। दोनों भाई जंगली थे। आज मैंने अंकित का जंगली रूप भी देख लिया था। इससे पहले अंकित मेरे साथ जंगलीपन नहीं करता था, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी थी। मैं बेदम हो गई थी। वो मुझे ऐसे ही कमरे में छोड़कर जा चुका था। शाम के समय मेरी आँख खुली तो मेरे सिरहाने मेरी देवरानी बैठी हुई थी। उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर मैं समझ चुकी थी कि वो इन सारी बातों से जानकार है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था कि ये सब कुछ आप कब से सह रही हैं? यकीनन अंकित मेरी देवरानी अनीता के साथ ये जुल्म करता था। अब दोनों भाई एक दूसरे की पत्नियों को मारते थे तो अनीता कहाँ बची रह जाती होगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारा पति तो इतना प्यार करता है तुमसे, उसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ ऐसा करवाया। मैंने उसकी बात सुनी और कहने लगी, इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन अपनी नेचर से बाज नहीं आता। यही हाल मेरा और आपके पति का है। मुझे हैरत है, जब आपके साथ ये सब कुछ इस घर में हो रहा था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए कि इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाती और तरुण से रिश्ता ख़त्म करके चली जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन दोनों को बढ़ावा दिया है, जिसका शिकार आज मैं भी हो गई। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें ये बातें शोभा देती हैं, लेकिन मैं गाँव की हूँ। अगर मैं ऐसी कोई बात करती तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर तबाह हो। मैं गरीब घराने की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप भी जिंदा नहीं हैं। भैया भाभी के घर मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए मैं सब्र से जैसी भी थी जिंदगी गुजार रही थी। मुझे अनीता पर गुस्सा आया था। ऐसी औरतें ही मर्दों के जुल्म को बढ़ावा देती हैं। मैं अपनी जगह से उठी और गुस्से से कहने लगी, गलती तुम्हारी है अनीता कि तुम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हो। अगर पहले ही इन चीज़ों को रोक देती तो आज ये सब कुछ ना होता। तुम्हारा एक बेटा है, तुम अपने बेटे के लिए ही सही कुछ तो कदम उठाती।
क्यों अपने आप को इन दोनों मर्दों के बीच में बर्बाद कर रही हो? मेरी बातों से वो लड़की शर्मिंदा हो गई थी। उसका सर शर्म से झुक गया था। मैं उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। उसके बाद अपना सामान पैक करने लगी। तरुण और अंकित उस समय घर पर नहीं थे। ये मौका अच्छा था इस घर से निकल जाने का, वरना वो लोग मुझे कभी भी घर से निकलने नहीं देते। अनीता ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और फिर मैं अपने घर चली आई। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना था वो एक दरिंदा है और उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने अंकित से तलाक ले ली थी और मैं उससे अलग रहने लगी। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसको इंसानियत के बारे में कुछ भी पता ना हो। कुछ समय के बाद मालूम हुआ कि मेरी देवरानी भी अपने बेटे के साथ उन दोनों जानवर भाइयों से अलग हो गई थी। उसने भी अपने पति से तलाक ले ली। मैंने उस गांव में और भी लोगों को देखा था, वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए थे, लेकिन ये दोनों भाई ही जंगली टाइप के इंसान थे। कुछ ही समय बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। इस बार मेरा पति शहर का ही अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था और मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत और इज्जत से पेश आता है। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।